हम लोग पढ़ रहे थे षटक्रिया काल के बारे में। तो संचय की बात हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने कहा था कि इसको एक चार्ट की तरीके से हम लोग बना के पढ़ेंगे। सूत्र 21 का सेकेंड पार्ट हम लोग कवर करेंगे इसको। तो वहाँ पे स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पीतावभासता, मन दोषमता, ये स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता वात के लिए था, पीतावभासता और मन दोषमता ये पित्त संचय का था, और अंगों में गुरुता और आलस ये कफ के संचय का लक्षण सुश्रुत ने बताया है, और इसको प्रथम क्रिया काल नाम दिया है। ठीक है, तो याद रखने के लिए हमने आपको बताया था SPG याद रखेंगे, एस फॉर स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पी फॉर पीतावभासता मन दोषमता, और जी फॉर गौरव। गौरव कहाँ पे है, आलस कहाँ पे है, अंगों में। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद संचय के बारे में वाग्भट की एक लाइन नीचे, स्वस्थान वृद्धि दोषाणम, अपने स्थान पे दोषों की जो वृद्धि होती है उसको संचय कह रहे हैं। इसको भी याद रखिए कि संचय का लक्षण है। इसके बाद हमने बताया था कि भूत मात्रे भोजन करते समय कब बढ़ेगा, जीर्ण हो जाने पे बाद बढ़ेगा, और जीर्ण होते समय उस समय पित्त दोष बढ़ा रहता है। भुक्त मात्रे, जीर्णे अन्न और जीरते अन्न, इन तीनों अवस्थाओं में कौन सा दोष बढ़ा होता है ये हमको पता होना चाहिए। इसको हमने बताया था। ठीक है ना। वात कब कब बढ़ा रहेगा, घर मांगते है ना, मेघ के समय, जब ठंडी बहुत ठंड ठंड का समय रहेगा, बादल जब रहेंगे, अधिक हवा चलने पे, है ना, और प्रत्युष यहीं पे आया था जो हमने आपको सुबेरे का टाइम बताया है अभी आज। अपराहन पे, पराहने मतलब क्या हो जाएगा, संध्या के, अपराहन का समय जो है, सर दोपहर का समय। अपराहन दोपहर के बाद का समय। और अन्न के जीर्ण हो जाने पे ये जो अवस्थाएं हैं इस समय वात बढ़ा हुआ रहेगा। ये कुछ चीजें हैं जिनको खाने से वात बढ़ता है, इसको हम पढ़ा चुके हैं। पित्त कब होता है, जीरते अन्न, मतलब जब भोजन का पाचन हो रहा होगा उस समय, मध्याह्न में और मध्य रात्रि में। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में जब हमने आपको पढ़ाया था क्या ऋतुचर्या, तो वहाँ भी ये सब बातें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, उसको एक जगह बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। केवल मेरे एक बार बोल देने से आपको याद नहीं होंगी चीजें। समझ में आ रहा है। मेघांते गर्मी को बोल रहे हैं, बसंत में, पूर्वाहन में, प्रदोष में और भुक्त मात्र में। ये अभी हम लोगों ने वहां इसको भी पढ़ा था, प्रदोष में कौन सा जो है दोष होगा वहां पे। तो हमने प्रदोष और बसंत दोनों बताया था कि वहां पे कौन सा दोष बढ़ा रहेगा, कब बढ़ा रहेगा। कफ, वात दोष। हाँ, सर सर वहाँ पे वात दोष बढ़ रहा था प्रदोष में, वर्षा ऋतु में सर। मेघांते शरद होगा ना। क्या सर मेघांते ये सर मेघांते च विशेषतः सर। यस सर। शरद के लिए है ना। पे ये मेघांते किसके लिए है, शरद ऋतु के लिए है ना। यस सर। सर तो यहाँ पित्त बढ़े। तो नहीं, मेघांते जो है, देखिए यहाँ पे दो ऋतुओं की बात कर दी है, ग्रीष्म की भी बात कर दी है और शरद की भी बात कर दी है। उष्ण काल से यहाँ पे ग्रीष्म हो गया और मेघांते से शरद हो गया। श्लोक को देखिए, ओरिजिनल कंटेंट। यस सर। उष्ण काल ग्रीष्म को मान लीजिए और मेघांते आपका शरद हो गया। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं हम। ये भी बताया था कि विपरीत गुण की इच्छा होती है जब संचय होता है दोषों का। अजीर्ण में, विरुद्ध अशन में, अध्यशन में, इन कारणों से रक्त प्रकोपित होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो था संचय की बात। इसके बाद प्रकोप में हमने आपको बताया था कोष्ठ तोद संचरण, अम्लिका पिपासा परिदाह, अन्न द्वेष, हृदयोत्क्लेद। तो अन्न द्वेष हृदयोत्क्लेद ये कफ का हो गया। अम्लिका पिपाशा परिदाह ये किस में आएगा, पित्त प्रकोप में। और कोष्ठ तोद और संचरण किस में आएगा, वात में। वात में आएगा। इसको भी आप लिख लीजिएगा। और एक चीज और बताया था कि एक
अगर किसी के पास चरक चिकित्सा हो, चिकित्सा 30, पुरानी किताब में पेज नंबर 887 है सबके पास? यस सर है। यस सर। बोलिए पेज नंबर 887। सर सर श्लोक श्लोक नंबर नंबर मेरे में 329 श्लोक है। पथ्य का महत्व, एक सब हेडिंग पड़ा होगा पथ्य का महत्व, जहाँ योनि व्यापक चिकित्सा है ना, यस सर मिला। पथ्य का महत्व, काठिन्याद ऊन भावाद ऐसे करके श्लोक है। यस सर। देखिएगा वहां पे एक आया होगा, ये प्रकोप के लिए है बेसिकली, ये काठिन्य एवं ऊन्य भाव वहां पे आया हुआ है। देखिएगा ना लिखा ना, काठिन्य और ऊन भावात, तो वहां पे खाली इतना Yes, लिखा जाएगा काठिन्य और ऊन भाव, ये प्रकोप के लिए आया है। ठीक है, यही आपको बताना, क्योंकि यहाँ पे प्रकोप चल रहा था। तो मुझे देखिए दिमाग में बना हुआ है कौन सी चीज कहाँ पे है, और ये भी पता कि योनि व्यापक में चरक ने वहां भी प्रकोप बताया था, तो वही है। कठिनता से अर्थात शरीर में दोषों के संचय होने से जब वह अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है, उससे, अथवा ऊन भावात अर्थात दोषों के संचय न होने से शरीर के भीतरी भाग में अधिक रूप से कुपित दोषों को पथ्य सेवन के द्वारा मृदु और अल्प बना लेने पर वह दोष मृदु दोष को करने वाला होता है। कुल मिला के आपको सिर्फ इतना याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन आया हुआ है ये कि काठिन्य ऊन भावात किसके लिए आया है, तो आपको वहां पे संचय, प्रकोप, प्रशमन, इस तरीके से 4 आंसर दिए रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए है ये, प्रकोप के लिए। प्रकोप के। प्रकोप के। चाहे इसको भी जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, वहीं पे फिर विमर्श में पथ्य सत्य पदार्थ से जो लोलिंबराज का श्लोक है वो भी दिया होगा, तो याद रखिएगा, रेफरेंस याद होना चाहिए आपको। ठीक है, जब कभी योनि व्यापक पढ़ाएंगे दोबारा तो उसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल ये प्रकोप का वात, पित्त, कफ, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद डलन वाली लाइन, वृद्धि द्वेधा चय प्रकोप भेदन, है ना। वृद्धि कितने प्रकार की बता दी इन्होंने, 2 प्रकार की, संचय और प्रकोप भेद से। संग्रह की बात है वो, संचय में जो वृद्धि है वो 2 प्रकार की है, वृद्धि द्वेधा 2 प्रकार की, चय और प्रकोप भेद से। फिर चयो वृद्धि स्वधान्यव कोपस्थ उन्मार्गामिता, मतलब उन्मार्गामी हो जाते हैं, जब प्रकोपित होंगे दोष तो क्या हो जाएंगे वो, उन्मार्गामी। तो वही लिखा है उसके ऊपर, प्रकोप में दोष कैसे हो जाते हैं, उन्मार्गामी। और संचय में क्या पढ़ा हम लोगों ने, दोष अपने स्थान पे रहते हैं और स्थान में वृद्धि हो जाती है, अपने स्थान में दोषों की वृद्धि होती है। फिर प्रसर आता है, 15 प्रकार से प्रसर की बात है। ये भी बताया था कि वात, पित्त, कफ की अगर बात कर रहे हैं तो पित्त और कफ को घुमाने डलाने वाला कौन है, वात है। तो कभी कभी क्या होता है वात। कि पित्त जो है वात के स्थान पे चला जाएगा, कफ जो है पित्त के स्थान पे जा सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या, किसकी चिकित्सा करेंगे, स्थान की चिकित्सा करेंगे। पहले हम घर की सफाई करेंगे, है ना, पहले हम प्लेस की सफाई करेंगे, जगह की सफाई करेंगे। याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे, स्थान के अनुसार चिकित्सा करेंगे। ये सुश्रुत का रेफरेंस भी याद रखिएगा। प्रसर की बात करेंगे, वैसे ही चार्ट बनेगा जैसे अभी हम लोगों ने संचय प्रकोप के बारे में बात किया था। वायु विमार गमनम आटोप, इसके पहले क्या था, प्रकोप में क्या था वायु का, उन्मार्गामिता। और संचरण करके था ना कुछ, कोष्ठ तो संचरण। कोष्ठ, क्रोध, क्रोध संचरण, संचरण। क्रोध संचय। और क्या था, सर अम्लिका पिपाशा परिदाह, वो सब उसके लिए, सर पित्त के लिए। पित्त के लिए हो गया, अम्लिका पिपासा परिदाह। और क्या था, अन्नदेश हृदयोत्क्लेदश। किताब ये सबके पास है कि नहीं है, है सर। है सर। ये कह रहे हैं कोष तो संचरण, अम्लिका पिपासा परिदाह, फिर अन्न देश, ये हम लोगों ने प्रकोप में पढ़ा। फिर इसके बाद हम प्रसर की बात कर रहे हैं। तीसरा जो है षट क्रिया काल का क्या है,
प्रसर, कैसे वो फैलता है, तो वहां पे बात कर रहे हैं वायु विमार गमन और आटोप। फिर ओस चोस परिदाह धूमायन, ये पित्त के लिए है। अरोचक, अविपाक, है ना, अंगसाद, छर्दी, छर्जनी वमन, ये सब क्या है, कफ के हैं। तो प्रकुपिता नाम प्रसरताम च, इस प्रकार से प्रकुपित और प्रसरित दोषों में विमार गमन और आटोप होना ये वायु के लक्षण हैं। यहाँ पे एक चीज आया है प्रकुपिता नाम प्रसरता नाम, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, प्रकुपित होने के बाद क्या होगा, प्रसर होगा। प्रकुपित हुए दोषों का जब प्रसर होता है तब वात में क्या होगा, विमार गमन मतलब अपने स्थान से हटना, विमार गमन दूसरे मार्ग में जाना, और आटोप ये वात में हो गया। ओस चोस परिदाह और धूमायन, जैसे धूमायन मतलब मुंह से जैसे धुआं निकल रहा है, नाक से जैसे धुआं निकल रहा है सांस में, और इस तरीके से अम्लीय डकार आना, ये सब किसका है, प्रसर का लक्षण है। उसी तरीके से अरोचक, अविपाक, अंगसाद और छर्दी ये कफ के प्रसर के लक्षण हैं। तत्र तृतीय क्रियाकाल, ये तभी याद होगा जब इसको पॉइंट वाइज या चार्ट बना के आप लिखेंगे, अदरवाइज ब्रह्मा भी अवतरित हो जाएंगे तो आपको गुट्टी पिला देंगे तो आपको याद नहीं होगा, जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करोगे, अपने से पेन नहीं चलाओगे, अपने से नोट्स नहीं बनाओगे। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हम सिर्फ एक रास्ता दिखाएंगे। निदानम पुरुरूपाणी, आगे क्या है श्लोक, निदान पुरुरूप रूप उपक्षय और संप्राप्ति, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। क्या है ये निदान पंचक है? यस सर। यस सर। वही यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट लाइन, तत्र पुरुरूप गतेषु चतुर्था क्रियाकाल, तो पुरुरूप किस में आता है, सर संचय में। चतुर्थ क्रियाकाल है। पुरुरूप क्या है, चतुर्थ क्रियाकाल है। स्थान संचय, संशय, प्रकोप, प्रसर, चौथा क्या है, स्थान संशय। एक आपने और पढ़ा होगा खवय गुण्य, वो Yes, स्थान sir. संशय एक में। श्लोक हाँ, कभी सर। एक श्लोक और बोलने जा रहे हैं, कितने लोग के ऊपर से चला जाएगा पता नहीं। कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग खवय गुण्यात व्याधिस्तत्रोपजायते। सर सुना है इस कभी? स्थान संशय में ही है। पढ़ा है कभी ऐसा? यस यस सर, याद है। पिता नाम ही दोषानाम शरीरे परिधावतम, कुपित हुए दोष शरीर में दौड़ते रहते हैं। आगे क्या है, जहाँ पे कुपिता खवय नाम गुण्य ही मिलता है, खवय गुण्य मतलब ख आकाश को बोलते हैं, जहाँ पे खाली स्थान। रिक्त स्थान मिलता है। खवय गुण्य के कारण दोष स्रोतों में रोग उत्पन्न करते हैं, वहीं पे एकत्रित हो जाते हैं, और उसी खवय गुण्य पे क्या होता है, दोष रोग स्थान को संशय करते दोष हैं। दोष से समूर्छना होगी और रोग उत्पन्न होंगे। तो ये कुछ पॉइंट बेसिक हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। कुपिता नाम ही दोषाणाम वाला श्लोक, खवय गुण्य क्या होता है, और स्थान संशय कहाँ हो रहा है, स्थान संशय चौथी क्रिया काल में आता है। वहीं पे व्याधि के पूर्व रूप के लक्षण भी मिलेंगे, यानी कि चौथा क्रिया काल में ही पूर्व रूप भी आ जाएगा। तो दोष दोष से समूर्छना पूछा जाता है, किस क्रिया काल में है, चौथे क्रिया। चतुर्थ क्रिया। पूर्व रूप किस में आएगा, चौथे क्रिया काल में। ठीक है ना, खवय गुण्य वाला किस में आ जाएगा, चतुर्थ क्रिया काल में। ये कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उक्त प्रकार से प्रकोपित हुए दोष शरीर के भिन्न भिन्न प्रदेश में पहुंचकर भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। वे दोष जब उदर में प्रवेश करते हैं तो ये उत्पन्न करेंगे व्याधि। भाई जब दोष उदर प्रदेश में पहुंचेंगे तो गुल्म है, विदर्दी है, उदर रोग है, पाचक अग्नि की मंदता, पेट का फूलना, विसूचिका, अतिसार, ये विभिन्न प्रकार के। वैसे ही जब ये दोष बस्ती में पहुंचेंगे ब्लैडर में तो मूत्र के विकार, जैसे प्रमेह हो गया, अश्मरी हो गया, मूत्राघात, ये सभी व्याधियां उत्पन्न करेंगे। और वृषण में तो वृद्धि हो जाएगा, है ना, मेढ्र में निरुद्ध प्रकाश, ये सब बातें यहाँ पे सुश्रुत ने बताई हैं। वहीं पे श्लीपद वगैरह सब आ जाएगा। जद्र के ऊपर ENT वाले डिजीज की बात कर रहे हैं। त्वचा मांस रक्त में अगर आएगा तो क्षुद्र रोग, कुष्ठ, विसर्ग, ये सब कुछ रटने वाली चीज नहीं है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। स्थान संशरण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम, हम लोग जानते हैं
कि पूर्व रूप क्या है, भावी व्याधि प्रबोधक लिंगम, ऐसा कुछ शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं पूर्व रूप के लिए। मतलब Yes, sir. भविष्य में जो Yes, व्याधि sir. होने वाली होती है उसका कुछ कुछ लक्षण आने वाला होता है। जैसे अक्सर अगर जुकाम होना होता है तो वहाँ पे कुछ गले में ऐसा मालूम चल जाता है ना। हालांकि ऐसा आयुर्वेद में मैंने कभी नहीं पढ़ा, खाली हमने शुभ पूर्ण कलासता, कंठे कंठो भोजनस्य अवरोध ये सब पढ़ा है। वो भी कहाँ है जो हमने बोला कि इसका पूर्व रूप है। कास कास का। तो ये सब चीजें जो व्याधि के पहले ही हमको पता चल जाती हैं वो पूर्व रूप में है और चौथे क्रियाकाल में आती हैं। ठीक है, कुर्वन्ति यल लिंगम पूर्व रूपम तद उच्यते, तो भावी व्याधि प्रबोधक लिंगम ये पूर्व रूप के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो पूर्व रूप का एक और दिया हुआ है चरक का, प्राग उत्पत्ति लक्षण, मतलब व्याधि के उत्पन्न होने के पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको पूर्व रूप कहते हैं। फिर इसके बाद संचय हो गया, प्रकोप हो गया, और क्या हो गया, प्रसर हो गया, और चौथा क्या था, स्थान संशय। स्थान संशय क्या होता है वो बता दिया। खावैगुण्य वहां पे याद रखना है, कुपेताड़ाम में दोषाणाम ये वाला। अगर यूजी में किसी को देना है शर क्रियाकाल तो यही सब लिखा जाएगा, अलग से कुछ नहीं आप लिख सकते हैं वहां पे। तो पंचम क्रियाकाल क्या हो गया, रूप, हमने लिखा है रूप, है ना। अभी तक क्या था, पूर्व यस रूप। सर। पूर्व रूप क्या था, चौथा था। वैसे भी ध्यान रखिएगा पूर्व रूप में 4 वर्ण हैं। कितने हैं, 4। पूर्व रूप, अगर हम वर्ण की बात करें, अक्षर की बात करें तो 4 ही वर्ण जो हैं। तो चौथे क्रियाकाल में वो आ जाएगा। पूर्व रूप के बाद क्या आता है, रूप आएगा, लक्षण, व्याधि का लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो प्रव्यक्त लक्षण, जहाँ पे पूरे के पूरे व्याधि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, पंचम क्रियाकाल। अद ऊर्ध्वम व्याधि दर्शनम गच्छामः, अब इसके पश्चात व्याधि उत्पन्न हो जाएगी, यानी व्याधि के लक्षण आ जाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रव्यक्त लक्षण, इसको रूप कह रहे हैं, याद रखिएगा। रूपा के संस्थान में व्यंजन, ऐसा कभी ट्रिक बताया है, पूछता है कि व्यंजन किसका पर्याय है, व्यंजन किसका पर्याय है। तो वहां पे निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय ऐसे दे देगा, संचय, प्रकोप, प्रशमन ऐसे दे देगा। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि व्यंजन किसका पर्याय है, संस्थान किसका पर्याय है ना। तो रूपा, रूपा से क्या हो गया, रूप के संस्थान में, संस्थान मतलब संस्थान, व्यंजन पकता है। रूपा के संस्थान में व्यंजन, खाली दिक्कत इसी में होती है संस्थान में और व्यंजन में। बाकी आप लिंग भी पकड़ लेंगे, लक्षण भी पकड़ लेंगे और चिन्ह और आकृति भी पकड़ लेंगे कि ये रूप का पर्याय है। कंफ्यूजन कहाँ होगा, संस्थान में और व्यंजन में। लिंग, लक्षण, चिन्ह, आकृति ये सब रूप का पर्याय है, ये सबको पता रहता है, वो कभी पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, तो रूपा के संस्थान में व्यंजन मिलता है। तो रूपा से रूप हो गया, संस्थान और व्यंजन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके पश्चात इन शोकादिकों के अवतीर्ण होकर व्रणावस्था को प्राप्त हो जाने पर जो चिकित्सा की जाती है वह छठा क्रियाकाल है। यानी कि जो 6वां क्रियाकाल है उसमें क्या करते हैं हम लोग, व्रण भावमापन्ना नाम षष्ठ क्रियाकाल, मतलब यहाँ पे हम लोग चिकित्सा की बात करेंगे, है ना। ज्वर, अतिसार आदि का अधिक समय तक अनुबंध बना रहना भी षठ क्रियाकाल है, छठा क्रियाकाल है। यह क्या है, क्या लिखा है आपने, भेदावस्था है। भेदावस्था। भेदावस्था का मतलब यूं समझ लीजिए कि पहले था पूर्व रूप, ध्यान से सुनिएगा, नहीं बाउंसर चला जाएगा। पहले हम लोगों ने चौथे में पढ़ा पूर्व रूप, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूप। रूप क्या था, प्रव्यक्त लक्षण, पंचम क्रियाकाल। संचयम च प्रकोपम च प्रसर स्थान संश्रय, इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, व्यक्त भेद, व्यक्त भेद बोलते हैं ना। यस सर। व्यक्त भेद क्या हो गया, वही 5वां क्रियाकाल जिसको हम रूप कह रहे हैं, मतलब वहां पे व्याधि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो अगला आता है 6वां, वो भेदावस्था है। भेदावस्था का मतलब क्या होता है कि व्याधि बनी रहती है और हम वहां पे दोषों के अनुसार उसको हम लोग, हेलो 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 हेलो, यस सर, यस सर, आवाज आ रहा है। यस सर। सुन रहे हैं। तो वहां पे ये वातज है, ये पित्तज है, ये कफज है, ये द्वंद्व है, यानी कि वहां पे दोषों के आधार पे हम उसको भेद कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये भेदावस्था है ना। इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाते हैं। अभी एक बात आएगी कि
इस षड क्रियाकाल का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए इसके पहले ये बताया है क्या? संचय अपवर्ता दोषा न लभन्ते उत्तरोगति। अगर संचय की अवस्था में ही दोषों का आप हरण कर लेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, तो व्याधि आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगी। ये भी अभी हम लोग देखेंगे उसको। ये 36वां श्लोक देखिएगा। संचयन च प्रकोपम च प्रसर स्थान संश्रय व्यक्ति भेदश्च यो व्यक्ति दोषाणाम स भवेद विषय वातादि दोषों का संचय प्रकोप प्रसर स्थान व्यक्ति और भेद। तो संचय प्रकोप प्रसर स्थान व्यक्ति और भेद, ये 6 क्रियाकाल यही हो गए, यही श्लोक है ना? कहाँ पे दिया है? वर्ण प्रश्न अध्याय में है, वहीं मैंने लिखा भी। चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, षड क्रियाकाल वर्ण प्रश्न अध्याय, सूत्र 21 में दिया हुआ, याद रखिएगा। उसी के नीचे क्या है? अब इस षड क्रियाकाल का उद्देश्य क्या है, इसका क्या लाभ है, क्यों बताया है सूत्र ने? संचय अपहर्ता दोषा लभन्ते न उत्तरागति। मिला? यस सर। यस सर। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, अगर आपने संचय की अवस्था में ही संचय में भूल गए, तो आगे की अवस्था में प्रसर में भी आप ले सकते हैं, प्रकोप में भी आप एक बार चिकित्सा कर सकते हैं, प्रसर तक कर लीजिए, है ना? अगर ऐसा नहीं करते हैं, ते उत्तरा सुगतिषु भवन्ति बलवत्तराः, मतलब कि उत्तर की ओर जब दोष या व्याधि बढ़ती रहेगी, यानी संचय से प्रकोप, प्रकोप से प्रसर अगर बढ़ता रहेगा, तो क्रमशः व्याधि बलवान हो जाएगी। ठीक है, उत्तरोत्तर गति को अगर प्राप्त होगी तो बलवान होती चली जाएगी। और इसीलिए कहा गया है इस अवस्था में अगर नहीं रोका गया, भेदावस्था में, इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग कैसा हो जाएगा? बलवान। मतलब भेदावस्था तक कुछ कहते हैं, यहाँ तक तो कुछ गुंजाइश है कि आप ट्रीटमेंट कर ले जाओगे, लेकिन अगर आपने यहाँ भी अगर आपने षड क्रियाकाल की 6वीं अवस्था का भी अगर आपने उल्लंघन कर दिया, तो व्याधि कैसी हो जाएगी? असाध्य। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लाइनें थी, श्लोक थे, वो हमने आपको बताया है, इसको याद रखिएगा। तो संचय अपहर्ता दोषा लभन्ते न उत्तरागति, ये उत्तरासु गतिषु भवन्ति बलवत्तराः। और फिर इसके बाद क्या है? बहुदोष में शोधन करते हैं, मध्य दोष में लंघन पाचन और अल्प दोष में संशमन चिकित्सा। ये चरक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जो दोष अपने समस्त भावों से कुपित होता है वह अनुबंध या प्रधान, तथा जो 3, 2 या 1 भाव से कुपित होता है तो उसको अनुबंध या अप्रधान कहते हैं, है ना? अनुबंध का मतलब समझ लीजिएगा मेन, है ना? अनुबंध का मतलब होता है प्रधान, और अनुबंध यह नहीं लगा है ना, तो वो अप्रधान होता है। बस आपको यही कंफ्यूजन होता है, बस आपको यही याद रखिएगा, अनुबंध क्या होता है और अनुबंध क्या होता है। सर्व भावों से, 3 भावों से, 2 भावों से, 1 भाव से संसर्ग होने पर कुपित हुआ दोष क्रुद्ध हुए दोष का अनुधावन करता है। संसर्ग मतलब जहाँ पे एक से अधिक दोषों की वजह से अगर व्याधि हो रही है, तो कह रहे हैं कि जो दोष प्रबल हो पहले उस प्रबल दोष की चिकित्सा करेंगे, है लिखा हुआ है। संसर्गावस्था में जो दोष अधिक उग्र हो उसी की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए, किंतु वह चिकित्सा शेष दोषों के विरुद्ध या उन्हें बढ़ाने वाली। पता चला आप वात की चिकित्सा कर रहे हैं, है ना, वात की चिकित्सा करते करते आपने पित्त को भी बढ़ा दिया, और है ना, वात को तो कम कर रहे हैं, पित्त को बढ़ा दिए, कफ को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे संसर्ग के बाद ये सन्निपात की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वातज, पित्तज, कफज तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वहाँ पे हम क्या करना चाहिए, पहले किस दोष का चिकित्सा करेंगे, वो जगह जगह अलग अलग बताया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे विमर्श की बात अगर हम करें तो सन्निपातज ज्वर में हम लोगों ने पढ़ा है कि चरक कहते हैं कि कफ स्थान अनुपूर्व चिकित्सा, है ना। सबसे पहले किसकी चिकित्सा करेंगे? कफ की, है ना। कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा सन्निपातज ज्वर में है। फिर इसी के साथ ही ऊपर लिखा हुआ सुश्रुत के अनुसार ज्वर और अतिसार में पहले पित्त की चिकित्सा करेंगे, फिर कफ की चिकित्सा करेंगे, फिर वात की चिकित्सा करेंगे। दिख रहा है सबको?
यस सर। ये जहाँ पे आएगा वहीं पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको याद रखिए जो हमने मार्क किया, खाली सुश्रुत ज्वर अतिसार में पहले पित्त की चिकित्सा, इसको याद रखिएगा। ये देखिए लिखा ना, ज्वरातिसार्यो सुश्रुतम निर्हरेद पित्तम आदो। पहले क्या करेंगे? पित्त का निर्हरण करेंगे, निर्हरेद पित्तम आदो। वही हमने वहां पे बताया कि सबसे पहले पित्त का निर्हरण करेंगे, याद रखिएगा। व्रण के बारे में कहीं बताया था किसी चैप्टर में, कौन सा चैप्टर था वो? आयतश्च विशालशत्सु विभक्तो निराश्रय, ऐसा कुछ करके व्रण की परिभाषा हमने कुछ बताई थी कहीं, पीछे किसी चैप्टर में पढ़ाया है, देखिए। सर 18 चैप्टर में। क्या था तो बताओ, मुझे लगता है और पहले बताया। सर 5th चैप्टर में बताया अग्रोपहरणीय। अग्रोपहरणी पढ़ो। आयतस्य विशालक्षु विभक्तो निराश्रय प्राप्त काल कृतस्य अपि व्रण कर्माणि शस्यते। हेडिंग क्या है वो, क्या है श्लोक काहे का है वो, मैंने वो दिखाया था वहां पे, क्या है ये? प्रशस्त व्रण का लक्षण। प्रशस्त व्रण का। अब देखिए क्या है व्रण, है क्या व्रण है क्या, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि व्रण। भाई चैप्टर का नाम क्या है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? व्रण प्रश्न अध्याय। प्रश्न। अभी तक कहीं व्रण की बात हुई क्या? चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अभी तक शायद कहीं व्रण की बात नहीं हुई। 40वें श्लोक में व्रण की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम श्लोक न पढ़ें तो हमको व्रण का सुश्रुत के अनुसार जो पता चला कि वो हमको इतना पता होना चाहिए कि व्रण क्या है, कहीं कट जाए, पिट जाए, निशान पड़ जाए तो वह चिन्ह हमेशा के लिए बना रहता है, वो निशान जाता नहीं है। ठीक है, अगर एक बार किसी को कट पिट गया तो वो जो निशान है वो हमेशा के लिए बन जाएगा, वही क्या है? व्रण है। अब देखिए सुश्रुत क्या कह रहे हैं, व्रणोद यस्माद रूढ़ अभी व्रण वस्तु न नश्यते। दिख रहा है? यस सर। आदेह धारणा तस्माद व्रण इति उच्यते बुधे। जिस स्थान पर घाव हुआ हो वहां आच्छादन करने को व्रण कहते हैं, है ना। घाव के भर जाने पर भी देह धारण पर्यंत जो वहां पर व्रण वस्तु यानी चिन्ह बन जाता है वह नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? व्रण कहते हैं। ऐसा सुश्रुत में उसकी निरुक्ति बता दी। व्रणोत यस्माद रूढ़, रूढ़ मतलब जिसका रोहण हो जाए, व्रण का घाव मतलब जो है भर जाता है, फिर भी जो व्रण का जो निशान है वो हमेशा के लिए बना रहे, है ना। व्रण वस्तु जो चिन्ह है वो हमेशा के लिए बना रह जाता है, वह नष्ट नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा इसको। व्रण बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 40वां। फिर व्रण की परिभाषा विमर्श में है, व्रण गात्र विचूर्ण ने व्रणयति इति व्रण। जब हम व्रण पढ़ाएंगे अभी आगे तो वहां पे इसको बताएंगे, इसको मार्क कर लीजिए। इस प्रकार से ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। खाली लास्ट में उन्होंने व्रण की परिभाषा बता दी, उसी से उस चैप्टर का नामकरण कर दिया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फटाफट देख लीजिएगा। जो अभी हम लोगों ने 21वां चैप्टर पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? त्रिस्थूण के बारे में पढ़ा, इसी को क्या बोलते हैं? 3 उपस्तंभ बोलते हैं ना। नर्द देह कफादस्ति न पित्ता च मारुता शोणितादपि वा नित्यम देह एतैस धारते। यही सब क्या है? शरीर का धारण करते हैं, पढ़ा है। सोम का कार्य विसर्ग है, सूर्य का आदान है और वायु का विक्षेप है। विसर्ग आदान विक्षेप है वो वाला श्लोक याद आ रहा है नहीं आ रहा? सोम सूर्य वो भी श्लोक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, उसको भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे वात पित्त कफ की निरुक्ति हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ी, जो हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं। फिर वायु का विशेष स्थान यहाँ पे सुश्रुत के अनुसार क्या पढ़ा था हम लोगों ने? श्रोणी और गुदा। पित्त का क्या था? पक्वा आमाशय मध्य, पक्वाशय और आमाशय के बीच। और कफ का स्थान क्या था? आमाशय था। यही श्लोक बोल रहा हूँ, विसर्गादान विक्षेप, है ना। इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आलोचक, भ्राजक, याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। फिर
प्राकृतिक अवस्था में और विदग्धावस्था में रस सबका बताया था, विस्की, पका, कमल, वो ट्रिक बताया था याद करने के लिए, ठीक है ना। वात का क्या है, कषाय है, कषाय से कैसा हो कषाय जाएगा, लवण, कषाय का कटु, कटु हो जाएगा। और पित्त में क्या हो जाएगा, पका, पी के ए, के से कटु का कटु का हो जाएगा, अम्ल, अम्ल हो जाएगा। अम्ल, और कमल के फॉर कफ के लिए है, मधुर एम का फॉर लवण, कमल मधुर लवण। मधुर से लवण। लवण। ये जो है विदग्धावस्था में कैसे हो जाएंगे रस दोषों के, वो भी याद रखना है। बाकी वैसे यहाँ पे सारे कफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना। रक्त हमने बताया कि खून मीठा होता है, अनुष्ण शीत होता है ना, ये सब चीजें याद रखिएगा। वाग्भट का भी एक पॉइंट हमने मधुर के साथ लिखाया था, क्या था, लवण। लवण लिखाया था। कौन सा रस जो है रक्त को बढ़ाता है, लवण। लवण। लवण रस। ये फिर क्रियाओं की बात हुई है ना। स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पीता, वाष्ता, मंदोष्णता, अंग गौरव, आलस्य, संचय के कारण हो रहा है। फिर वात प्रकोपक कौन कौन से द्रव्य हैं, कौन कौन से विहार हैं, वो यहाँ पे आया है ना। वात प्रकोपक काल कौन कौन से होते हैं, फिर वैसे पित्त प्रकोपक द्रव्य और अद्रव्य कौन कौन से हैं, पित्त प्रकोपक काल कौन से हैं, वैसे कफ प्रकोपक आहार विहार कौन से हैं, और कफ प्रकोपक विहार काल कौन कौन से हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। रक्त प्रकोप कैसे कैसे होगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। खासकर पित्त प्रकोप वाली सारी चीजें हो जाएंगी, और वहाँ पे अभिघात आ जाएंगे, विरुद्धाहार और अध्यशन, ये सब चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे रक्त प्रकोप में दिवा स्वप्न भी आया हुआ है ना, देख लीजिएगा उसको। फिर इसके बाद प्रकोप में आया कोष्ठो संचरण, अम्लिका, पिपासा, परिदाह, अन्न, द्वेष, हृदय उत्प्रेत, प्रसर आया तृतीय क्रियाकाल, है ना। क्या था वहाँ पे प्रकोप में, हमने आपको योनि व्यापद वाला का भी एक हमने नोट कराया था। फिर चौथा जो है स्थान संचय का काल है, वहीं पे खावा गुंडी की भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ सब चार्ट फॉर्म में बना हुआ जो वहाँ पे था ना, किस पार्ट में स्थान संचय से कौन कौन सी व्याधि होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। पांचवा जो है रूप हो जाएगा, है ना, व्याधि स्पष्ट हो जाता है। फिर छठवां क्या है, भेद, मतलब भेदानुसार हम उसको वातज है, पित्तज है, कफज है, इसके अनुसार हम व्याधि को बता सकते हैं। फिर इसके बाद वो श्लोक इसमें नहीं है, षड क्रियाकाल वाला, और षड क्रियाकाल का क्या इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे नहीं है, वो जरूर याद रखिए। फिर व्रण वस्तु क्या है, व्रण क्या है वो यहाँ पे था, व्रणोति अस्मात् रोड़े व्रण वस्तु न नश्यति आदेह धारणा तस्मात् व्रण इति उच्यते बुधे। कितना पढ़िएगा। अब मैं बता रहा हूँ 1 से लेके 21 तक टेस्ट लूंगा संडे को, ठीक। यस सर। संडे को 1 से 21 तक टेस्ट लूंगा, कल क्लास नहीं लूंगा। आपको पढ़ने का टाइम दे दिया, परसों ऑब्जेक्टिव होगा और लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। एक दिन का और समय दे देंगे, लेकिन फिर उसमें आप पढ़ोगे नहीं। जितना आप एक दिन में पढ़ ले जाओगे, मुझे नहीं लगता कि टाइम देने से कोई फायदा है।